नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं जवाब दो। देश को नया राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। अब से थोड़ी देर के बाद प्रतिभा पाटिल के बाद देश को दूसरी महिला राष्ट्रपति मिलने जा रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। द्रौपदी मुर्मू की जीत, जो एनडीए की उम्मीदवार हैं, वो जीत पक्की है। एक औपचारिक ऐलान और यूपीए के कैंडिडेट से जीत का कितना अंतर रहेगा, बस इसका इंतजार है। द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाकर नरेंद्र मोदी ने विरोधियों को बड़े धर्म संकट में डाल दिया था। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का विरोध कोई करे तो कैसे करे, दिक्कत है। समर्थन करें विपक्षी तो आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम है। इसी धर्म संकट में कई राजनीतिक दलों को बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी से विरोध के बावजूद एनडीए के खेमे में आना पड़ा था। वो मोदी के खिलाफ हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना पड़ा। जब अंतरात्मा की आवाज पर वोट हुआ तो कई राज्यों में बहुत से विधायकों ने अपनी पार्टी लाइन से हटकर द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। कहा जा रहा है कि इस नतीजे से 2022 से 2024 तक होने वाले 18 विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों पर असर पड़ेगा। विधानसभा की 495 और लोकसभा की 47 सीटों में समीकरण बदल जाएंगे। भारत की राजनीति में यह बड़े निर्णायक क्षण है। देश में जिन सांसदों और विधायकों को चुना, उन्होंने मिलकर एक नया इतिहास बनाया है। देश को प्रथम नागरिक के पद पर पहली बार कोई महिला आदिवासी महिला आसीन होने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत से आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों पर कितना असर पड़ेगा। क्या महिला वोटर्स में बीजेपी को लेकर और भरोसा बढ़ेगा? और एक सवाल, चुनाव में जाति के समीकरण को कैसे बदलेंगी द्रौपदी मुर्मू? एक और प्रश्न, क्या द्रौपदी मुर्मू की जीत यूपीए के कमजोर राजनीतिक भविष्य की एक और झांकी है? एक और बात जो कही जा रही है वो ये कि द्रौपदी मुर्मू पर दाव प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रणनीति के एक आक्रामक सोच का उदाहरण है, जो विपक्ष की टेंशन बढ़ाने वाला है। क्रॉस वोटिंग को लेकर भविष्य में क्या संकेत मिल रहे हैं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। ये सारे सवाल हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और आपको बता दें कि गिनती अभी भी लगातार जारी है। सांसदों की गिनती लोकसभा के और राज्यसभा के उनके वोटों की गिनती हो चुकी है और अब अलग अलग राज्यों की अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अलग अलग राज्यों की गिनती जो है वो शुरू होने वाली है। आपको दिखाते हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा है। खुशी है कि पहली बार प्रजातंत्र का सही मायना सामने आ रहा है। एक इस प्रकार की पृष्ठभूमि की जननेत्री, सामाजिक कार्यकर्ता आज देश की सर्वोच्च स्थान पे पहुंचेगी, यही हमारी देश की प्रजातंत्र की उपलब्धि है। मैं इसके लिए देश की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एनडीए की तमाम नेतृत्व और महाप्रभु जगन्नाथ जी को आभार प्रकट करता हूं। हमारे साथ अब कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं और ये आंकड़े जो आएंगे नतीजों के तरफ जब ये बढ़ेंगे तो हम आपको वो पूरा गणित भी समझाते रहेंगे साथ साथ। मैं स्वागत करता हूं, हमारे साथ रोहन गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। रोहन जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजीव श्रीवास्तव जी, जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट हैं। संजीव जी, आपका स्वागत है। अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। के शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से अगर जुड़ चुके हैं हमारे साथ तो जी, मुझे लगा आप अभी शायद जुड़े नहीं है, स्वागत है आपका के शर्मा जी। और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, वो भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। के शर्मा जी, आपकी पार्टी ने तो ये हम सुबह से देख रहे हैं जगह जगह देश भर में अलग अलग राज्यों में जीत के जश्न की तैयारियां कर ली हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत हैं कि कुछ कहीं और ये मुकाबला नहीं जा रहा है, कोई टक्कर नहीं है, बल्कि आपके कई नेता तो कह रहे हैं कि हमें ये देखना है कि हम तमाम सारे राष्ट्रपति चुनाव में जीत के रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं। इतने आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल सौरभ जी, और इस आश्वासन का कारण भी है क्योंकि पहली बार जो है आदिवासी महिला और जो कि अंतिम पायदान पे जो खड़ा है, आज वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही है। तो इसलिए पूरे देश में एक तरह का उत्साह है। खासकर गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित जो समाज है वो देख रहे हैं कि हमारे बीच की एक महिला जो है आज जो है देश के सबसे सर्वोच्च पद पर, संवैधानिक पद पर आसीन होने जा रही है। तो ये लोगों के अंदर उत्साह है और हम पे तो उत्साह हमारे अंदर तो इसलिए भी है क्योंकि वो एनडीए की प्रत्याशी हैं और हम लोगों ने उन्हें चुना है कि उस प्रत्याशी के रूप में उनको प्रस्तुत किया। तो स्वाभाविक से पूरे देश भर के अंदर में कार्यकर्ताओं में भी एक अति उत्साह है। और जैसा कि आपने भी पहले बताया कि
लोगों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर बहुत से लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने समर्थन दिया है। जो गठबंधन में हमारे साथ नहीं थे, विपक्षी उसमें थे गठबंधन में, वो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट किए, समर्थन में आए। इवन जो गठबंधन विरोध कर रहा था हमारा, उस गठबंधन के भी कुछ पार्ट टूटकर हम वहां समर्थन करने आए, क्योंकि इस तरह का जो निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने जो मिलकर जो निर्णय लिया उम्मीदवार का, वो निश्चित तौर पर पूरे देश के आशा के अनुरूप था और इसलिए लोगों का समर्थन आना उसमें आवश्यक, यानी लोगों का जो समर्थन मिलना हमको मिला है इसमें। तो मैं ये कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ में कि एक अच्छा निर्णय, एक सोचा समझा निर्णय और एक अच्छा निर्णय और एक अंत्योदय के दृष्टि से भी एक उत्थान का निर्णय, इसका पूरे देश ने स्वागत किया है और उसका परिणाम आज सबके सामने जो देखने को। मैं रोहन जी साहब ये पूछना चाहता हूं, देखिए अभी तो राज्यों की वोटों की गिनती, विधायकों की वोटों की गिनती चल रही है, लेकिन फिर भी रोहन जी कोई संशय, कोई संदेह है अभी भी आपको द्रौपदी मुर्मू जी की जीत में? देखिए सौरभ जी, जब से चुनाव शुरू हुआ तब से कई बार ये सवाल आया है कि नंबर्स जो हैं वो एनडीए के फेवर में है, फिर क्यों चुनाव हो रहा है। मुद्दा यहाँ पे किसी व्यक्ति का नहीं है, मुद्दा है कि एक विचारधारा की लड़ाई है। कितनी भी आप देख रहे हैं जिस प्रकार से संविधान की हत्या हो रही है पूरे देश में, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, तो मुद्दा है कि क्या हम उसके सामने खड़े हो पा रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ यहाँ ये इंडिविजुअल बात मैं नहीं करना चाहूंगा, पर सिर्फ सिंबोलिज्म से राजनीति नहीं होती है। मैं गुजरात से आता हूं, वहां पे जो आदिवासियों का हाल हुआ है, मैं तापी रिवर रिंग प्रोजेक्ट की बात करूं तो सिंबोलिज्म से काम नहीं होता है। मुझे लगता है कि ये सरकार को दिल से, अभी भाजपा प्रवक्ता ने पिछड़ों की बात की, अंत्योदय की बात की, ये सिर्फ बातों या सिंबोलिज्म से लिमिट नहीं होना चाहिए, ये दिल से होना चाहिए। आज उनके जल, जंगल और जमीन के जो अधिकार है उसके ऊपर पूरा अत्याचार हो रहा है पूरे देश में, भाजपा कुछ नहीं कर रही है, उनकी जो नीति है वो पिछड़ों के खिलाफ है। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ एक चुनाव में उम्मीदवार खड़े करने से यू समाज की या पिछड़ों की जो मुसीबत है वो खत्म नहीं होती और हमारी लड़ाई उसी के खिलाफ है। आज ये चुनाव क्यों हुआ सौरभ जी, उसका कारण है दो विचारधारा की जो लड़ाई है। सामने जो उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा जी, वो भी एक बड़े प्रखर अर्थशास्त्री हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। मुद्दा यहां पे व्यक्ति का नहीं है, मुद्दा विचारधारा का है, मुद्दा सिंबोलिज्म का नहीं होना चाहिए, मुद्दा नियत में खोट है उसका मुद्दा है। आप क्या सिंबोलिज्म करके आपकी जो गलतियां उससे बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। नहीं ठीक है, लेकिन जवाब देना होगा। कहा कि एक चुनाव था, उस चुनाव में आपको भी उतरना था, आपको उम्मीदवार देना ही था। मैं नहीं कह रहा आपसे, मेरा ये प्रश्न कभी नहीं होगा कि आपने आम सहमति से क्यों नहीं चुनिया द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति। ठीक है, आपका अधिकार है कि आप उनके सामने, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई है, अपना प्रतिनिधि आपने खड़ा किया। लेकिन जहां तक ये प्रतीकों की बात है, तो देश की एक पहली प्रथम महिला, आदिवासी महिला जो है वो राष्ट्रपति बनेंगी, आप इसको सिंबोलिज्म कह रहे हैं। बहुत सी चीजें सिंबोलिज्म के लिए की जाती हैं, इसमें क्या खराबी है? दुनिया को एक संदेश जा रहा है कि देखिए हमारे देश में जो सबसे पिछड़ा वर्ग माना जाता है, वहां से निकल के एक महिला जो है वो अब हमारी प्रथम निवासी बनेंगी, फर्स्ट सिटीजन हमारी बन जाएंगी। सौरभ जी, मैंने यही कहा, मैंने ये नहीं कहा कि सिंबोलिज्म गलत है। सिर्फ सिंबोलिज्म नहीं होना चाहिए, आपकी नीति और नियत दोनों में जो गैप है वो दिख रहा है। अगर आपकी नियति में खोट नहीं होती तो क्यों आदिवासी का जो पैसा एक्ट है जो अभी छत्तीसगढ़ में हमने अमल किया वो पूरे देश में नहीं कर रहे हैं? अगर आपकी नियत में खोट नहीं होती तो जल, जंगल, जमीन के जो कायदे हैं उसका क्यों इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है? अगर आपकी नियत में खोट नहीं होती, आपने तापी रिवर लिंक प्रोजेक्ट, क्योंकि वहां पे विरोध हुआ आदिवासियों का, उसके बाद आपने कैंसिल किया क्योंकि गुजरात में चुनाव है। तो ये सब मुद्दे भी क्यों सरकार? चलिए मैं जवाब ले लेता हूं, एक बार बोलना चाह रहे हैं इस पर, के शर्मा जी बोलना चाह रहे हैं कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर केवल सिंबोलिज्म, प्रतीक से कुछ हासिल नहीं होगा। आप पिछड़े वर्ग की परेशानियों पर गौर करें जो वो गिना रहे हैं। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो मुझे घोर आपत्ति है कांग्रेस के प्रवक्ता के उस सिंबोलिज्म शब्द से। देश के संवैधानिक, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठने वाली महिला को वो प्रतीक बता रहे हैं, ये मानसिकता है। यही घृणित मानसिकता कांग्रेस की, यही जो घृणित मानसिकता है। आप उनकी योग्यता पर बात करें, आप उनके विचार उस पर बात करें, आप उनको प्रतीक बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को। एक आदिवासी महिला जो अपने पैरों पर खड़ी होती है,
अपने पैरों पर खड़ी होती है, आपको आनी जो चाहिए, गरीबी से लड़के एक मिनट आप बताइए ना। सौरभ जी, रोहन जी आप बोल लीजिएगा, मौका दे दूंगा। वैसे बीच में बोलेंगे तो ना आपकी आवाज सुनाई देगी ना उनकी सुनाई देगी। को रोक करेंगे रोहन जी आप जवाब दे दीजिएगा, करें के शर्मा जी, शालीन आप जवाब दे दीजिएगा। रोहन जी मान जाइए मेरी बात, आपको आनी चाहिए, आप जवाब दे दीजिएगा आपकी इनके बाद। हाल किया है, बोलिए के शर्मा जी, बोलिए। देखिए सौरभ जी, एक ऐसी महिला जो गरीब परिवार से निकलती है, पहली बार गांव से निकलकर कोई उस गांव से कोई कॉलेज जाती है, कॉलेज में जाकर अपने हाथ से खाना पकाकर और किसी तरह अध्ययन पढ़ाई करती है, फिर टीचर बनती है, फिर टीचर बन के पार्षद बनती है, पार्षद बन के विधानसभा चुनाव जीतती है, विधानसभा चुनाव जीत के मंत्री बनती है, सर्वोच्च जो है विधायक का उसको पुरस्कार मिलता है, फिर वो गवर्नर बनती है। आप उसे प्रतीक करें, उसकी योग्यता को इस तरह से आप जो है ऐसे शब्दों से नवाज रहे हैं। ये घोर विरोधी मानसिकता है, ठीक है, ये घोर आदिवासी जनजाति विरोधी और गरीब शोषित मानसिकता, ये हमेशा से ये जो हमेशा तानाशाही मानसिकता, ठीक है शर्मा जी, ये उनका परिणाम। आपको बड़ी आपत्ति हुई कि इन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाना केवल सिंबोलिज्म था, केवल एक प्रतीक चिन्ह था, इस पर आपत्ति हुई है। रोहन गुप्ता जवाब दे, इसके बाद बाकी मेहमान चर्चा में लाता हूं। सौरभ जी, मैंने जब मेरी बात की शुरुआत की, मैंने कहा एक स्वागत है, एक महिला आप आदिवासी कर रहे हो, मुझे उससे आपत्ति नहीं। आपत्ति इस बात की है कि आपकी नियति में खोट है। अभी इतना इमोशनल होकर आप बात कर रहे थे, बताइए आदिवासियों के लिए आपने क्या किया। आदिवासियों को रोड पे आना पड़ रहा है, हर दूसरे दिन आदिवासियों की पिटाई होती है। अभी हमने मध्य प्रदेश में एक वीडियो देखा किस प्रकार से आदिवासी महिला को जलाया गया। कौन सी आप बात कर रहे हैं? मैं गुजरात से हूं, वहां पे तापी रिवर लिंक प्रोजेक्ट कैंसिल करने के लिए आदिवासियों को रोड पे आना पड़ा, उनकी पिटाई हुई। आपके ही एक अधिकारी ने आदिवासियों का अपमान किया, तब आप क्यों चुप बैठते हैं? तब भी आप बात कीजिए। मेरा आपसे आपत्ति इसलिए है, आदिवासी समाज के साथ जिस प्रकार से भाजपा सरकार में अन्याय हुआ है, उसके खिलाफ एक भी शब्द आपकी पार्टी ने नहीं बोला। सिर्फ ये कहना है कि शर्मा जी, ये चर्चा केवल आप दोनों के बीच में रह जाएगी। मुझे लगता है आदिवासियों के अपने आप को वो बनाने वाले इनके भूल गए किस तरह से इन्होंने आदिवासियों की हत्या करवाई थी, किस तरह से छत्तीसगढ़ में प्रताड़ित किया आपने। इसलिए और यही कारण था कि आज आदिवासी समाज इनके साथ नहीं, सबसे ज्यादा सांसद वो बजट में था, उसको कैंसिल क्यों करना पड़ा? क्योंकि आदिवासियों का विरोध आदिवासी और आपको बैकफुट पे जाना पड़ा। पार्टी के ये आपकी हकीकत है, तो और ये हकीकत देश समझ चुका है कि आप सिर्फ सिंबल, आपको हकीकत से कोई मतलब नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, के शर्मा जी और रोहन गुप्ता साहब, मैं अब जरा बाकी मेहमानों को ला रहा हूं चर्चा में। 3 मेहमान और बाकी हैं। मैं संजीव श्रीवास्तव जी के पास पहले जाना चाहता हूं। अब बाकी सब क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, संजीव श्रीवास्तव जी निष्पक्ष पत्रकार हैं। संजीव जी, अब पहली बात तो यह कि द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति बनेंगी, इसमें कोई संदेह रह नहीं गया है। देखना अभी आप अगर केवल सांसदों के वोट अगर आप देख लें तो जो एनडीए के जितने सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर के, उससे 100 ज्यादा विधायकों सांसदों का समर्थन उनको मिला है। और बताया जा रहा है कि जब विधायकों की गिनती होगी तो इसमें यह संख्या बहुत ज्यादा होगी और क्रॉस वोटिंग की संख्या भी इसमें बहुत ज्यादा होने वाली है। आपको लगता है जो भी अनुमानित जीत के आंकड़े द्रौपदी मुर्मू के लिए लगाए होंगे इनकी गठबंधन ने, एनडीए ने, उससे कहीं ज्यादा वोट उनको मिलने वाले हैं? देखिए, जो अनुमानित जीत के आंकड़े उन्होंने सार्वजनिक किए थे, शायद उसके आसपास या उससे ज्यादा मत उनको मिलेंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, हम उसको प्रतीक माने, सच्चाई माने कि द्रौपदी मुर्मू एक बहुत ही बेहतरीन कैंडिडेचर था। एक ऐसा नाम था जिसपे बहुत लोग असमंजस में पड़ गए और कई विरोधियों को भी चुप्पी साधनी पड़ी। उसके साथ साथ ये भी है कि कई विरोधी जिन्होंने चुप्पी साधी है, जो साथ आए, उनको एक राजनीतिक, मैं कहूं बहाना नहीं लेकिन एक अच्छा कारण मिल गया जिस पशोपेश में वो फंसे हुए थे। चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, चाहे वो शिवसेना अलग कारणों से साथ में आई। तो देखिए, वाईएसआर जैसे बीजू जनता दल के नवीन पटनायक जी, वो क्या करते नहीं करते उस पर 2-5% का संदेह रहता है। वैसे वो बड़े मुद्दों पे एनडीए के साथ आते हैं, लेकिन जब उड़ीसा से ही द्रौपदी मुर्मू आई तो कोई संदेह या संशय या चर्चा का विषय ही नहीं रहा। उन्होंने सबसे पहले खुल के समर्थन किया। तो ये कैंडिडेचर एक ऐसा था जिसका विरोध एज एन इंडिविजुअल या सैद्धांतिक तौर पे या एक सोशल इंजीनियरिंग कहें हम, उसमें वैसे भी बीजेपी का कोई इस समय सानी है नहीं। वो हर चीज बहुत नपी तुली करते हैं। लेकिन तो इसकी दूसरी चर्चा जो अभी दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच में हुई, जो तो हो ही जाती है ज्यादातर,
मुझे बस ये कई बार क्लियरली समझ में नहीं आता कि इसका आदिवासी वोट पे दरअसल कितना फर्क पड़ेगा चुनाव पे। हमने देखा पिछले राष्ट्रपति जी जिस बैकग्राउंड से आते थे, क्या उस वोट का बहुत ज्यादा फर्क दिखा हमें बीच के इलेक्शन में? तो वैसे ही बीजेपी आ गए और उनका काम आदिवासी क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान की बात कर लीजिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो इलाके हैं वहां पे एक भारतीय ट्राइबल पार्टी बन के आई है, लेकिन उसके मुकाबले वनवासी कल्याण परिषद आरएसएस का काम दिख रहा है। संजीव जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जब द्रौपदी मुर्मू जी को अपना उम्मीदवार बनाया, जब ये सोचा, तो उसके पीछे अपने लिए कितने वोट मिलेंगे पार्टी को आने वाले चुनाव में, वो भी एक कंसिडरेशन था? सिर्फ ये नहीं कि आप एक आदिवासी महिला को, जो है प्रथम आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाएंगे। देखिए, बीजेपी एक राजनीतिक दल है। बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो एक बहुत ही शातिर, सुलझे हुए, समझदार, हर दृष्टि से चीजों को देख के राजनीतिक निर्णय लेते हैं। तो जब उन्होंने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय किया तो उनके पास सारे पॉलिटिकली करेक्ट रीजंस भी थे, जो बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हैं। हम एक ऐसे इस पैनल पे सभी सहमत हैं, इवन कांग्रेस प्रवक्ता सहमत होंगे कि भाई एक बिल्कुल जमीन से उठ के आगे अपने दम पे बढ़ती हुई महिला जो आज राष्ट्रपति भवन में आसीन होने जा रही है, उस पे किसको भारतीय लोकतंत्र पे गर्व नहीं होगा? विचारधारा किसी कुछ भी हो, लेकिन वो एक बहुत ही सोचा समझा निर्णय था, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस सोचे समझे निर्णय पे सिर्फ सामाजिक कारण ही बीजेपी के कभी नहीं होते। बीजेपी हर चीज को एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखती है, और उस तरह से भी वो उनका मास्टर स्ट्रोक था, जो मैं कह रहा था कि कितने रीजनल पार्टीज को, जो कि शायद अंदर से सपोर्ट करना चाहते थे लेकिन खुल के कैसे कहे, उनको ये कैंडिडेचर से ये बड़ा अच्छा सा एक मौका मिला कि हम भी गरीब, पिछड़े, आदिवासी के साथ खड़े होंगे। नहीं, ये तो आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं जेएमएम, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, एआईएडीएमके, जेडीएस ये चाहते ही थे कि हम एनडीए को वोट करें, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के बहाने कि भाई बहुत अच्छा कैंडिडेट, चलो अब तो हमें जाना ही पड़ेगा, अन्यथा भी ये जाते ही। मैं इतनी समझ तो अपने आप को नहीं देता कि मुझे इन सबका व्यू पॉइंट मालूम था, लेकिन इनमें से जो कुछ थोड़े एक बेंच पे बैठे थे या कहीं निर्णय वो लेना चाहते थे लेकिन किस बिना पे ले, उन सबको एक बहुत अच्छा पॉलिटिकली करेक्ट कारण भी मिल गया। चले ठीक, मैं भदौरिया जी के पास जाना चाहता हूं। भदौरिया साहब, देखें, चुनाव में जो होगा अभी गिनती सामने आ जाएगी। हालांकि सभी विश्लेषकों का यह मानना है कि एक कॉन्टेस्ट जो था वो बराबरी का छोड़िए, नजदीक का भी नहीं था, तो इसमें कोई गुंजाइश बहुत नजर आती नहीं यशवंत सिन्हा जी के लिए। बहरहाल सवाल यह है कि जिन पार्टियों ने विरोध किया द्रौपदी मुर्मू का, ये उनकी राजनीतिक विचारधारा थी या वो ऐसी पोजीशन में अब आ चुके हैं, बीजेपी के सामने इस हद तक विरोध हो चुका है कि कोई बीजेपी का अच्छा फैसला भी हो, कोई ऐसा उम्मीदवार हो जिसको समर्थन करने की इच्छा भी हो अंदर से, तो भी इतना विरोध है कि हम उनके साथ जा ही नहीं सकते। अब दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी फैसले कैसे करती है। अभी कह रहे थे कि हम तो हर चीज़ पे बड़े फैसले लेते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। जीएसटी भी आपने बढ़ाया, बड़ा फैसला है। आटा, चावल, दाल, दूध, दही, छाछ पे आपने जीएसटी बढ़ा दी, आपका बड़ा फैसला, इसमें कोई दो राय नहीं। आप तो जनता के बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में सोचते हैं, गरीब के बारे में सोचते हैं, और आदिवासियों के बारे में सोचते हैं, दलित के बारे में भी सोचते हैं। सोचते सोचते आप इतना सोच लेते हैं कि दलित का मंत्री चिट्ठी लिखता है कि भाई मेरी तो सुनी नहीं जाती, चूँकि मैं दलित हूँ इसलिए आप हमारी सुन नहीं रहा है। कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सुनते नहीं है। दलित की बच्ची का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में कर दिया जाता है पेट्रोल डाल के, उसके माँ बाप के परमिशन भी नहीं ली जाती है। इतना दलित के बारे में आप सोचते हैं। दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ राजनीतिक हिसाब से सोचती है। हम इस देश की हर महिला का सम्मान करते हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म से आती हो, वो मेरे लिए देवी स्वरूप होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा देती है और उस जाति धर्म में लोगों को उलझाना चाहती है, ये चिंता की बात है। बात होनी चाहिए, आप चुनाव, आप किसी भी कैंडिडेट को यहाँ लड़ाएं, चुनाव कोई कैंडिडेट लड़ेगा, सबकी अपनी विचारधारा होगी, विचारधारा के साथ चुनाव होगा। जब आपसे आदिवासियों के बारे में पूछा जाएगा तो आपकी पोल खुल जाती है। जब दलितों के बारे में पूछा जाता है कि भैया आपका ही मंत्री, ये मेरा कोई मंत्री नहीं है, बीजेपी में इनके ही मंत्री हैं खटिक, वही चिट्ठी लिखते हैं गृह मंत्री को कि मैं दलित हूँ इसलिए आज तक मुझे यही नहीं पता मेरा डिपार्टमेंट कौन सा जो दिया गया उसमें मेरा कोई काम ही नहीं दिया गया, मेरी कोई सुनता ही नहीं है क्योंकि मैं दलित हूँ। ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, आपके ही मंत्री कह रहे हैं, और आपके ही सरकार में दलित बच्ची के साथ क्या अन्याय हुआ। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जनता की समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है। जब ये उलझ जाती है तो हर चीज को जाति धर्म पे ले आती है। तो मैं तो ये कहूंगा पूरे हिंदुस्तान की बात कीजिए करके, ये हिंदुस्तान पूरा एक है। और आप जो महंगाई बेरोजगारी, तो आप जब महंगाई बेरोजगारी बढ़ाते हो तो आप देख के बढ़ाते हो क्या कि आदिवासी के लिए महंगाई नहीं है,
ऐसा हुआ क्या, जरा बताइए कि आदिवासियों के लिए आपने महंगाई नहीं बढ़ाई हो तो हमें बता दीजिए। आप चैनल पे आप बैठे हैं, या दलित के लिए आपने महंगाई नहीं बढ़ाई हो? जी ठीक। आप बढ़ाते हो तब तो नहीं देखते दलित, अगड़ा, पिछड़ा, तब तो संपूर्ण भारत को बराबरी के अधिकार से आप बेरोजगार करते हो, बराबरी के अधिकारी से महंगाई बढ़ाते हो, और जब आत्महत्या भी करते हैं लोग महंगाई बेरोजगारी से, तो आप ये बता दीजिए कि आप फिर जाति धर्म की राजनीति करते क्यों बार बार इतनी अच्छा ठीक है बतौर जी, मैं आपके सवालों का उत्तर ले लूं। आपने कहा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन करते वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने जाति धर्म का चश्मा पहनकर ही देखा। द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार इसी नियत से उन्होंने बनाया। शर्मा जी आप जवाब दे दीजिएगा। पहले इस विषय पर मैं चाहता हूं एक बार अजय आलोक जी बोल लें। जी आलोक जी, और रोहन गुप्ता जी की बात भी, उन्होंने ये कहा कि केवल प्रतीकों से, सिंबॉलिज्म से काम नहीं होगा। आप अच्छी बात है, आप एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना रहे हैं, लेकिन आदिवासियों की क्या हालत है उस पर भी बात करें। देखिए सौरभ जी, मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि आज राष्ट्रपति चुनाव का निर्णय आने वाला है और पूरा देश जानता है कि निर्णय क्या होगा, और एक सकारात्मक माहौल पूरे देश में बना हुआ है। जहां तक रही आदिवासियों की हालत, तो मैं रोहन गुप्ता जी को याद दिलाना चाहूंगा कि 60 वर्षों तक सत्ता में रही हुई पार्टी को ये बोलने का अधिकार नहीं है। अगर हम में से सबको को ये पता हो कि नक्सल मूवमेंट में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किसका था 1972 से, तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन हुआ तो आदिवासियों का हुआ। एसटी का हुआ सबसे ज्यादा। शुरुआत हुई बंगाल के नक्सलवाड़ी से, जंगल महल से, बढ़ते बढ़ते छत्तीसगढ़, झारखंड से लेकर मध्य प्रदेश के जंगलों तक ये आज फैली आंध्र प्रदेश तक, जिसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट आदिवासियों का था। एम्पावरमेंट करने से, अंत्योदय करने से, सबसे पीछे के वर्गों को आगे लाने से, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने से, उनका एक जो सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है, इसकी पहली उदाहरण हमने अगर देखी तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में, जब उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ को कार्ड फर्क बनाया, उससे ये लोग, ये समाज ना, पूरा एसटी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा हिस्सा मुख्य धारा से जुड़ा, चुनावों में जुड़ा, उसने अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। बाबा साहब अंबेडकर तक कहते थे कि सबसे बड़े चाबी राजनीतिक चाबी होती है जिससे हर संभावना के द्वार खुल जाते हैं। ये काम वाजपेयी जी ने शुरू किया, और मोदी जी अगर आज उसको ये रूप दे रहे हैं कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर, भले कांग्रेस के हिसाब से वो एक प्रतीक हो, भले कांग्रेस के हिसाब से वो एक एविल विचारधारा का स्वरूप हो, मुझे लगता है इस समाज को और देश को एक सूत्र में बांधने का ये काम हुआ है। इसके लिए सबको खुश होना चाहिए एक देशवासी के नाते, ना कि कांग्रेस और बीजेपी के नाते, कि आज ये समाज मुख्य धारा में आ रहा है, एम्पावर्ड फील कर रहा है कि हम में से कोई राष्ट्रपति बन सकता है। भारत उसी का देश है, जो मूल भारत उसी का देश है। अगर मूल की बात करें, पॉलिटिकली बात करें, तो ये एनडीए की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अगर आप सांसदों की संख्या देख लें तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या लगभग 47-48% होती है, और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि लगभग 74 से 75% सांसदों के वोट इस एनडीए कॉम्बिनेशन को जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये 27% का जो मार्जिन है, ये शो करता है कि विपक्ष आज की तारीख में बिल्कुल खंडित हो चुका है। तो पॉलिटिकल मैसेजिंग सबसे बड़ी ये है कि आप आज देश के मुद्दे पर, एक मुद्दे पर, ये एक संभावना भी है कि राष्ट्र एक हो सकता है। तो मुझे लगता था कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा होता कि अगर कांग्रेस पार्टी भी और समाजवादी पार्टी जो मुद्दे पे नहीं बोलेगी, कुछ और भी बोलती रहेगी, एक मुद्दे पे साथ है और देश एक जगह साथ रहता। ऐसे तो ज्यादा मुद्दे नहीं हो सकते, लेकिन आपको लगता है कि कम से कम राष्ट्रपति पद का चुनाव और द्रौपदी मुर्मू की का कैंडिडेचर ऐसा विषय था जहां सब लोग एक हो सकते थे, इसमें बहुत ऐसी गुंजाइश थी। बहरहाल रोहन जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। जी आ जाऊंगा शर्मा जी। देखिए अभी अजय जी बात कर रहे थे आदिवासी उत्पीड़न कोड की। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि 2014 से जब से ये सरकार आई है तब कितने उनके अस्मिता पे हमले हुए हैं, इतने हमले कभी नहीं हुए हैं। आप तो देने की बात करें, जो है वो भी छीन लिया जा रहा है। आज जो जमीन के उनके अधिकार है आज भी उनको नहीं दिए गए हैं। जो प्रोजेक्ट जो आदिवासी अस्मिता को खत्म कर रहे हैं, गुजरात में मैं आपको वापस एग्जांपल दे रहा हूं सौरभ जी, जो तापी रिवर लिंक प्रोजेक्ट था, आदिवासी थक गए, उनके ऊपर थोपा गया उस प्रोजेक्ट को। बाद में जिस प्रकार से चुनाव आ रहे हैं, क्योंकि ये सरकार जो है वो चुनाव, उनकी संवेदनशीलता सिर्फ चुनावों से, उनको लगा कि चुनाव बुरी तरह हार जाएंगे, तो बजट में, सेंट्रल बजट में पास किया हुआ प्रोजेक्ट पहले उन्होंने स्थगित किया, बाद में विड्रॉ किया। क्यों करना पड़ा?
अगर आप सही थे, आप आदिवासियों को समझा पाते कि ये उनके लिए अच्छा था, तो आपको विड्रॉ क्यों करना पड़ा? और अगर अच्छा नहीं था तो आपने उसको डाला अच्छा क्यों? रोहन जी, ये जो आपने थोप आपने देने पहले की भी कई मानसिकता उदाहरण है, गिनाए कि पूरा क्या देश इनकी उससे नाराज सरकार है। जो है वो कैसे आदिवासियों के हित में काम नहीं कर रही है। आप ऐसे 10 उदाहरण देंगे, ये 20 उदाहरण दे देंगे कि हमने क्या क्या किया, तो बहस बहुत लंबी हो जाएगी। एक सीधा सा सवाल है, एक ऐसे उम्मीदवार को बीजेपी एनडीए ने खड़ा किया जिसका, अगर मैं आम भाषा में कहूं तो, जिनका जो सीवी है, बायोडेटा है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत था, जमीन से उठ करके आई, सर्वोच्च पद तक जाता, उनका जाना ये एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में नहीं बल्कि विदेश में भेजता। उन्होंने उनकी सोच बिल्कुल साफ थी। आपने जो उम्मीदवार खड़ा किया, आपने आपकी 4th चॉइस उम्मीदवार हैं, 4थे नंबर पर आपकी पसंद थी यशवंत सिन्हा जी। इससे पहले गोपाल कृष्ण गांधी जी, शरद पवार जी, फारूक अब्दुल्ला, तीनों लोगों ने मना कर दिया। तब आपने यशवंत सिन्हा जी के पास जाकर के कहा कि अब आप स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो यह स्ट्रैटेजी की भी बात है, उनकी सोच और आपकी सोच में फर्क की भी बात है। देखिए सौरभ जी, मैंने पहले मेरी बात की जो शुरुआत की कि ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। ये लड़ाई है देश के संविधान को बचाने की, ये लड़ाई है देश के लोकतंत्र को बचाने की। जैसे मैंने कहा, व्यक्तिगत तौर पे आज उन्होंने जो उम्मीदवार रखे उसके ऊपर किसी का विरोध हो ही नहीं सकता है, वो उनकी चॉइस है और पूरा देश ये चीज जानता है। पर सामने जो विचारधारा की बात हो रही है, ये लड़ाई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई दो विचारधाराओं की लड़ाई है। और आजाद भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ है कि जब चुनाव नहीं हुआ है, हर बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। हम भी जब सत्ता में थे तब विपक्ष का अधिकार है अपनी विचारधारा को रिप्रेजेंट करना। तो मेरा यही कहना है कि जो ये चुनाव हुआ है, जहां पे भी ये मुद्दे हैं, ये मुद्दों का चुनाव था। हमने हमारे मुद्दे रखे एमएलएस के सामने, एमपीस के सामने कि ये मुद्दे हैं, हमको देश का संविधान बचाना है, लोकतंत्र को हमको बचाना है। जिस प्रकार से आज हत्या हो रही है, आज इस प्रकार से सोनिया जी को बुलाया गया, जो भी आदमी इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज को चलिए ठीक है, मैं यही बात मान लेता हूं, आपने अपनी विचारधारा को अपने साथियों के पास पहुंचाया और ये विरोध होता रहेगा। लेकिन 2 राज्य तो कम से कम जहां आपके साथ सरकार चल रही थी, शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में, जेएमएम के साथ झारखंड में, दोनों सहयोगी आपके चले गए, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट दोनों एनडीए के साथ चले गए। ये तो आपके साथी थे, इनको तो आपके साथ ही जाना चाहिए था। फिर बीजेडी, वाईएसआर, एआईएडीएमके, जेडीएस, ये तमाम लोग, इनको आप क्यों नहीं मना पाए? वो लोग इनसे ही क्यों सहमत हो गए? क्रॉस वोटिंग की बात तो अभी कर ही नहीं रहा, वो आंकड़े तो बाद में आएंगे। ट्रेडिशनली जब भी मैं जवाब दे रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। आप ट्रेडिशनली देखिए, राष्ट्रपति पद का जब चुनाव होता है, जो रीजनल पार्टीज होती है, जनरली वो जो सत्ता पार्टी होती है उनके उम्मीदवारों को वोट करती है, क्योंकि उनको मालूम है कि जब उनका कोई कैंडिडेट नहीं है, उनको अपने जो सरकार के जो होते हैं काम होते हैं, जो बजट्स होते हैं, जो भी उनकी मजबूरी हो, जनरली ये ट्रेंड रहा है। और ऐसा नहीं है, जिस प्रकार से पूरे देश में यशवंत सिन्हा जी ने कैंपेन किया, 13 राज्यों में वो गए, हर जगह से हमको उसका समर्थन भी मिला। ऐसी भी कई पार्टियां थी जो विपक्ष में होने के बावजूद भी उन्होंने समर्थन नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, वो पार्टी की खुद की विचारधारा है, उनको लगता है कि हाँ हम इनके सामने लड़ सकते हैं, वो लोग लड़े हैं और विचारधारा को बचाने की बात की है। जिनको लगता है कि नहीं हमको नहीं लड़ना है, उन्होंने नहीं किया होगा, वो उनकी व्यक्तिगत चॉइस है, वो कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर थोप नहीं सकती। पर मुद्दा यह है कि विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी थी कि जो मुद्दे हैं इस सरकार के खिलाफ, हम इस चुनाव के माध्यम से जनता के सामने लेके जाएं, विधायकों के सामने लेके जाएं और उनके सामने एक विकल्प रखें कि देखिए ये मजबूत विकल्प है, आप लोकतंत्र को बचाने की आवाज को बुलंद करें। यही हमारा उद्देश्य था। एक बात ठीक है, के शर्मा जी। देखिए, मैं थोड़ा सा, सौरभ जी मुझे समय दीजिएगा क्योंकि 2-3 लोगों ने मेरे अगेंस्ट बोला है। देखिए, पहले तो मैं भदौरिया जी को बता दूं, वो देश के हर महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन देश की हर महिला समाजवादी पार्टी से नफरत करती है। इनकी जो गुंडागिर्दी, जो इनके माफियागिरी है, उसके कारण कोई महिला इनकी समाजवादी पार्टी के नेता को देखना भी नहीं चाहती। इसीलिए इनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में करारी हार देखने को मिली और इवन अब रामपुर और आजमगढ़ में भी। अब बीच में मत बुलवाइए, देखिए मैंने नहीं बोला था। अच्छा ठीक, सौरभ ठीक है, अनुराग जी मालूम, अच्छा ठीक है, चुभने वाली बात बोली है, आप रिएक्ट करेंगे, मुझे मालूम है। अच्छा, जितना समय अभी लेंगे उतना समय आप ले लीजिएगा, लेकिन अभी इनको बोलने दीजिए। महिला का चीरण हो रहा था
तब आप अब कहां भदौरिया चले गए जी जब उन्नाव की शांति बेटी से के साथ बताएंगे तो अन्याय हो रहा था, दलित बेटी आपकी के बात साथ, ज्यादा आप अच्छे कहां से चले सुनी गए थे? जाएगी। आप कितनी इनको बोल बेटियों लेने को दीजिए नाम अभी। गिना दें जो आपकी सरकार आप में पूरा लगातार सुन लीजिए इनका चार आरोप चार पत्र बार और फिर आप बोल मौन लीजिएगा। बनाए बैठे रहे हो। भदौरिया आप साहब मौन हो प्लीज गए थे उस समय। बोलिए, भदौरिया साहब तो ये प्लीज। मौन हो गए तो उसमें आज ठीक है, और शर्मा जी ये बोलिए। दलित की नहीं, और आपको थोड़ा शांत इनको कराना दलित हूँ। के ऊपर अत्याचार देखिए करते हैं। मैंने तो एक भदौरिया लाइन जी में मैं इनको थोड़ी सी बता आवाज कम कर रहा हूं, आप इनके बाद बोल लीजिएगा, मैंने कभी मना नहीं किया। आप इनके बाद बोलिए। देखिए बोलिए मैं सौरभ जी मैं यही कहना चाह रहा हूं, इसीलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है इसका पूरा उदाहरण है, तो उसमें मुझे अब ज्यादा नहीं कहना। रही बात कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, मैं बहुत संक्षिप्त में 2-3 बातें गिना देता हूं। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ये कह रहे हैं कि क्या किया है उसमें। पहली बार आज जनजाति मंत्रालय यदि किसी सरकार ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने बनाया। पहली बार आदिवासी जिनसे जीवन यापन कहते हैं, इनको तो नाम भी नहीं पता होगा, चिरौंजी, महुआ, धुआं फूल जो है, चार, तेंदुपत्ता, इन सब का समर्थन मूल्य पहले किसने दिया? पहली बार दिया तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसका समर्थन मूल्य तय किया, जो पहले कभी नहीं मिला आदिवासियों को। तो ये आज जो चिरौंजी आप 800 रुपया किलो देख रहे हैं, 800 रुपया 700 रुपया किलो जो बिकती है, ये किसानों पहली बार ट्राइब्स को इसके जो है पूरे दाम मिले थे उस सरकार में। तो इसलिए लोग हमारे साथ आज सबसे ज्यादा एससी और एसटी, यदि कोई आज सांसद और विधायक है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी कह रहे थे आदिवासियों को पट्टा देने का काम, ये काम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। इसके अलावा मैं अब कहता हूं, ये बार बार कह रहे हैं विचारधारा की लड़ाई है, मैं बिल्कुल दीजिए। मैं कहना चाहता हूं सौरभ जी कि क्या आपकी विचारधारा में क्या आदिवासी जनजाति 10 सेकंड बस अनुराग जी, जो अंतिम चरण पे जो लोग खड़े हैं उनका उत्थान आपकी विचारधारा का हिस्सा नहीं है क्या? इसका मतलब ठीक है, यदि आप उसका समर्थन नहीं करते हैं और फिर आप उसका बहाना लेते हैं संविधान का, और फिर आप कह रहे हैं, जो आपने सोनिया गांधी की बात की, अरे जो भ्रष्टाचार करेगा, जो लूट मचाएगा, जो जेल से बेल पर है, उसके लिए इतनी क्यों छाती पीट रहे हो? अब ये देखिए, आने दो, कौन सा उसको जांच होने दो उनका। आप बताइए ना, तो ये आपका इसलिए मैं डर कह रहा है हूं कि एक आपको लगता है कि परिवार, महंगाई के खिलाफ एक कांग्रेस आवाज उठाई, आपका हमने डर जेल बोल से रहा है। बेल नहीं किया भैया, ये आपका डर, हमने ये जेल भय नहीं बोल किया रहा है था। आपका। अनुराग जी देखिए, अभी ऐसा विषय छिड़ गया है, अब तो ये एक दूसरे को जवाब देके ही मानेंगे, लेकिन मैं आपको प्रॉपर समय दूंगा डिबेट खत्म होने से पहले। इस पर ये दोनों एक बार निपट लें आपस में। नहीं, मैं आपको देखिए, अरे मुझे दे दीजिए, मुझे 10 सेकंड। अरे 10 अच्छा बोलिए 10 सेकंड बोलिए। अच्छा बोलिए, भदौरिया जी बोलिए। शर्मा जी प्लीज, समय चला जाएगा। शर्मा जी प्लीज, आपने देखिए अब समय ऐसे व्यर्थ हो जाएगा। बोल रहे हैं, एक बात ही नहीं खत्म हो रही है। आप बोलिए भदौरिया जी। 10 सेकंड। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आदिवासी जी इनसे पूछिए, ये जरा बताएं, आदिवासी आटा नहीं खाते हैं क्या? दूध नहीं पीते क्या? छाछ नहीं पीते हैं क्या? चावल नहीं खाते हैं क्या? उस पर क्यों आपने 5% जीएसटी लगा दी, टैक्स क्यों लगा दिया? आदिवासी खाते हैं कि नहीं खाते, पहले ये बता दो। आदिवासी के पेट पे भी लात मार रहे हो कि बेचारे वो खा भी नहीं पाए। उनका आटा, चावल, दाल, दूध, दही, छाछ का दाम बढ़ा दे रहे हो, और लंबी लंबी बातें बना रहे हो कि हमने आदिवासी के लिए ये किया, हमने आदिवासी के लिए वो किया, वो आपकी बात से देश की जनता सुनना नहीं चाहती। दाल आप उनका छीन रहे हो, आपकी बात देश की जनता सुनना नहीं चाहती। आप कह रहे हो हमने ये किया, वो किया। अरे आप बोलोगे जो किसी को नहीं जीने दे रहे हो, ना आदिवासी को जीने दे रहे हो, ना दलित को जीने दे रहे हो, ना आम जनता को जीने दे रहे हो, आप किसी को नहीं जीने दे रहे हो। आपने तो हर एक के पेट पे लात मारने की कसम खा रखी है। आप हर एक के मुंह से निवाला छीन लेना चाहते हो। आप तो किसी को अच्छा, एक एक करके शर्मा जी अब आप बीच में बोल रहे हैं ना, देखिए इनके प्लीज। कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको जीने देना चाहते हो? आपने महंगाई से कमर तोड़ दी लोगों की, लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। आपकी कमर तोड़ दी हमने, समाजवादियों की कमर तोड़ दिया। आम जनता आत्महत्या करने पे मजबूर है, और बैठ के लंबी डायलॉग मार रहे हैं यहाँ पे। आपको सिर्फ राजनीति करनी है, आपको जनता की सेवा नहीं करनी है। अच्छा चलिए, अच्छा ठीक है, छोड़िए उसको। अच्छा छोड़िए, अनुराग जी एक बात बार 2 बार रिपीट कर चुके हैं शर्मा साहब। मैं रोहन जी आ रहा हूं, 1 मिनट। 2 बार ही रिपीट कर चुके हैं। ये आदिवासियों के लिए कुछ नहीं करते, ये दलितों के लिए कुछ नहीं करते। सबसे ज्यादा आदिवासी और दलित विधायक और सांसद इनके पास क्यों हैं? आप ही जवाब दीजिए। अभी तो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ 3 महीने पहले। हाँ, मैं बोलूं? हाँ बोलिए।
सवाल ये नहीं कि इनके पास विधायक और सांसद आदिवासी इनके पास हैं, ये वो लोग हैं जो दलितों पर अत्याचार करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो विधायक तो जिताते हैं, तो वो मंत्री भी बनाते हैं। सर वो अत्याचार जो है वो एक आम दलित को नहीं दिखता है क्या? एक आम जनजाति वाले को नहीं दिखता है? बीजेपी कोई काम ही नहीं दे रही है, मुख्यमंत्री कोई काम ही नहीं दे रहे हैं, चिट्ठी लिखता है वो बेचारा, चिट्ठी लिखता है। अच्छा अब ठीक है, चलिए चर्चा एक और मुड़ी थी, मैं चाहता हूं वहां चले जाएं आखिरी 5 मिनट में। भदौरिया जी प्लीज, अब मैं जरा इनके बीच में जा रहा हूं, रोहन जी और के शर्मा जी, और फिर मैं आता हूं बाकी दोनों मेहमानों के पास। चर्चा हो रही राष्ट्रपति के चुनाव पर, चर्चा हो रही द्रौपदी मुर्मू को क्यों बाकी दलों ने साथ दिया। आपको अचानक सोनिया गांधी जी क्यों याद आ गई के शर्मा जी? नहीं, इसलिए क्योंकि रोहन गुप्ता ने कहा कि आज जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं कह रहा हूं एक गुनाहगार जिसको कोर्ट ने कहा है, जिसको जेल से बेल दिया है, न्यायालय ने दिया है, ये कौन से गुनाहगार जो है भाई साहब, आपका डर है, ये आपका भय है। लेकर ये सुप्रीम इतने साल से क्या कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट तक 8 साल हो गए सत्ता में, अब क्यों याद आया आपको? 8 साल से क्या किया आपने? को ऐसा मामला जहां पे FIR भी नहीं हुई, इसमें आप समन कर रहे हैं? अरे कितना भी कर रहे हैं, कांग्रेस आवाज रेस करती है। फिर एक एक करके ठीक है। आप के शर्मा जी ठीक है, आपने सीधे सीधे सोनिया गांधी को गुनहगार कह दिया, आपने सोनिया गांधी राहुल गांधी को सीधे सीधे गुनहगार कह दिया। रोहन गुप्ता ही जवाब दें। रोहन अब आप सुनिएगा, ये तो यही है, एक मैं वही बोल रहा हूं। देखिए ये इनकी मानसिकता देखिए, मैं ही चोर, मैं ही पुलिस और मैं ही जज, यहीं पे आपके सामने गुनहगार बोल दिया। कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है, गुनहगार है ही तो कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है। कोई बोल दीजिए ईडी में जाके बैठ जाए, जरूरत क्या है? अरे भाई हम क्यों बैठे? अरे बताइए, 8 साल से क्यों नहीं दिया? FIR तक नहीं हुई थी, उसके सामने आपको समन करना पड़ रहा है, आपकी मजबूरी है। आपको मालूम है कि आपकी जमीन खिसक रही है, महंगाई के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर, GST के मुद्दे पर आपको मालूम है आपने जो खड्डे क्रिएट करे, कांग्रेस पार्टी आपको हर रोज एक्सपोज कर रही है, आपको जवाब देना मुश्किल हो गया। और इसलिए कितना भी प्रताड़ित करे आपके माध्यम से। अच्छा मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ऐसे देखिए ऐसे बहस होगी, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। एक मिनट रोहन गुप्ता जी आप जवाब दीजिए। दूसरा सौरभ जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, हाँ। मैं इनके बीच में नहीं बोला था, मेरी बात को खत्म करने दीजिए। बोलिए। देखिए इन्होंने कहा, आपकी चैनल के माध्यम से मैं हम्बल तरीके से कहना चाहूंगा, जिस प्रकार के शब्द इन्होंने उपयोग किए, पूरी आपका ये शो है, पूरा देश देखता है, देश को ही तय करना है कि आज ईडी के मामले में 8 साल के बाद में ये लोग समन भेजते हैं, तो अगर ये गुनहगार थे तो 8 साल क्या कर रहे थे भाई साहब? क्यों चुनाव का वेट कर रहे थे? क्यों कांग्रेस के प्रेशर के आने के बाद आपने किया? क्या आपको लगता है कि अगर कोई भी चीज गलत होती तो ये लोग एक दिन भी रुकते? अरे सही लोगों को ये लोग नहीं छोड़ते, 8 साल तक ये वेट करते नहीं। अब उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पे आक्रामक है, हर मुद्दे को, महंगाई की, बेरोजगारी की बात हो, GST की बात हो, हर मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं, तब उनकी जमीन। अच्छा एक बात का जवाब आप दे दीजिए, बस एक बात का जवाब दे दीजिए। ये बार बार आपसे वही पूछ रहे थे, बीच में जवाब बोल रहे थे। आखिरी 10 सेकंड सौरभ जी, 10 सेकंड। अच्छा 10 सेकंड, लेकिन जल्दी प्लीज 10 सेकंड मुझे दीजिए प्लीज, 10 सेकंड। ये अभी बोल रहे थे आदिवासियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, अभी पैसा एक्ट का अमल हमने छत्तीसगढ़ में किया। आपको मालूम है भाई साहब पैसा एक्ट क्या होता है? आप यहां पे उछल के बोल रहे हैं के शर्मा जी, पैसा क्या होता है बताइए आप जरा, क्या होता है पैसा एक्ट, मालूम है आपको? आप बता लो ना, मैं अभी जवाब दे देता हूं पहले तो आपको। नहीं आप बताइए ना, आप बताइए पैसा क्या होता है? आप आदिवासी के अभी इतने जब अरे नहीं मैं आपको पहले मैं आपको सोनिया गांधी का जवाब देना चाहता हूं। सौरभ जी जिस विषय पर आए हैं उस पर मैं अभी जवाब देना चाहता हूं। नहीं पहले पैसा बताइए ना, सुन लीजिए, आदिवासी सुन लीजिए पहले। अब रोहन जी सुन लीजिए, सुनिए। अच्छा रोहन जी आप सुनिए, ऐसे क्या होता है? रोहन जी आप सुनना पड़ेगा, पैसा क्या होता है? अब आपको सुनना पड़ेगा रोहन गुप्ता, अब आपको पूरा सुनना पड़ेगा। ऐसा है सौरभ जी, 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने इन पर केस दर्ज किया। अच्छा, इसके बाद लगातार बताइए पैसा क्या होता है? उस 2012 में इनकी सरकार थी, पैसा क्या हमारी सरकार नहीं थी, आदिवासियों का पैसा क्या होता है? सरकार आपको मालूम है? आप बात कर रहे हैं आदिवासियों की, आप एग्जांपल दे रहे हैं। रोहन गुप्ता जी दो विषय एक साथ कैसे चल सकते हैं? जब रोहन जी हमने चर्चा तो राष्ट्रपति चुनाव पर ही रखी थी, बीच में आप ही लोग सोनिया गांधी जी का मुद्दा लाए, आपने सोनिया गांधी जी पर अपना डिफेंस कर लिया, अब इनको जवाब देने का मौका तो दीजिए ना। नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने लोकतंत्र की बात की, मैं हाँ तो अब विषय, अब एक एक विषय करके चलेंगे ना, ऐसे नहीं। अब सोनिया गांधी जी की चर्चा बीच में आई है तो कंप्लीट होके रहेगी, ठीक है? आप बोलिए के शर्मा जी, आपने भी उनका बताया कि ये 8 साल तक क्या कर रहे थे, अभी उसका उत्तर दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं, मैं 8 साल तक इनको पूरा डाटा बता देता हूं।
2012 में पहली बार सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस पर इनको पैसा एक्ट का भी दर्ज बता किया दीजिएगा साथ में। और उसमें इनकी सरकार थी, इनकी सरकार के समय जांच चालू हुई, इनकी सरकार के समय इन पे जेल से बेल हुआ, जेल पे इनको हुआ, जेल हुआ, फिर इनको बेल हुआ है। पहला इसके बाद ये लगातार सौरभ जी बोलने दीजिए, सौरभ जी बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। अच्छा, मैं आता हूं के शर्मा जी, मैं आता हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। एक कुछ तस्वीरें आ रही है, मैं दिखा दूं। देखिए, द्रौपदी मुर्मू की जीत की आहट को देखते हुए कैसे अब जश्न मनना शुरू हो गया है। ये दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। महिलाएं जो हैं पारंपरिक परिधानों में वहां पहुंची हुई हैं और लोक नृत्य जो है वहां किया जा रहा है। हाथों में द्रौपदी मुर्मू जी के तस्वीरें, उनके पोस्टर सबके हाथों में हैं। तो जैसे हम चर्चा पहले भी कर रहे थे कि एनडीए और बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त है कि जीत जो है वो जीत की दहलीज पर खड़े हुए हैं, बल्कि उनको इस बात का इंतजार है कि जीत कितनी बड़ी होती है। अब वो थोड़ी देर में नतीजे आएंगे। विधानसभाओं में जो विधायकों ने वोट डाले हैं उसकी गिनतियां शुरू हो चुकी हैं। एक एक करके एक एक राज्य के वोट जो हैं वो गिने जा रहे हैं और अभी तक की जो वोट वैल्यू है उसमें कहीं आगे वोटों में द्रौपदी मुर्मू चल रही हैं यशवंत सिन्हा से। चलिए ठीक है, ये एक तस्वीर आई थी, मुझे दिखाना था। 2-3 मिनट शेष हैं, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए के शर्मा जी, लेकिन शॉर्ट में मैं क्योंकि श्रीवास्तव जी से और आलोक जी के पास एक बार जरूर जाऊंगा। बोले। मैं बस 60 में बता रहा हूँ। लगातार 8 वर्षों तक, लगातार 8 वर्षों तक सौरभ जी ये जो है ट्रायल कोर्ट से लेकर ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक इनको कोई राहत नहीं मिली इस केस। पहली बार एफआईआर के बिना कहीं कोई राहत नहीं होने। अरे एफआईआर नहीं होती तो जेल कैसे होता? एफआईआर नहीं होती तो जेल कैसे होता? और दूसरी बात सौरभ जी मैं कहना चाहता हूं, जब आपको ईडी ने बुलाया, यदि आप आपको लगा कि कांग्रेस आक्रामक हो रही है, कांग्रेस को जवाब नहीं दे पाएंगे, आप नहीं डरा पाएंगे, आपको राहत क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं डरा पाएंगे, कितना भी कर ले, कितना भी प्रताड़ना कर ले, आपको जनता जवाब देगी, आपके अहंकार का जवाब। अब जरा अजय आलोक जी, ठीक है, अच्छा हो गया, मेरे ख्याल से इस पर बहुत बहस हो गई आप दोनों के बीच में। के शर्मा जी, रोहन गुप्ता जी, बहुत प्लीज एक मिनट। अजय आलोक जी, देखिए देश में आज चर्चाएं हो रही हैं, दो बड़ी वरिष्ठ महिलाएं हैं, दोनों का राजनीति में अपना अपना एक बहुत बड़ा कद है। सोनिया गांधी जी की आज ईडी में पेशी हुई, 2 घंटे उनसे पूछताछ हुई। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर अपना आक्रोश दिखाया, जगह जगह प्रदर्शन किए। और दूसरी ओर द्रौपदी मुर्मू जी की बात तो हम कर ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, अभी रोहन जी ने ज्यादा चर्चा तो नहीं की इसमें, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत आक्रोशित है इस बात से कि सोनिया गांधी जी को कैसे बुलाया ईडी ने पूछताछ के लिए अपने दफ्तर में। देखिए, दोनों की एनालॉजी में बहुत फर्क है। आप याद कीजिए, वीपी सिंह सरकार, राजीव गांधी जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थे 404 लेके, तब वीपी सिंह ने उनके खिलाफ रिवोल्ट किया था, पूरे देश का समर्थन मिला था, कांग्रेस की सरकार बदल गई थी क्योंकि परसेप्शन ये गया था कि कांग्रेस करप्शन में इन्वॉल्व है, इसलिए वीपी सिंह को समर्थन मिला। और आज उसी यशवंत सिन्हा जो बीजेपी के सरकार में वित्त मंत्री थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से थे, उसी यशवंत सिन्हा को लेकर कांग्रेस ने हथियार बनाया। ममता जी ने कैंडिडेट बनाया, बाद में ममता जी ही छोड़ दी, लेकिन उनको समर्थन नहीं मिला। तो दोनों की एनालॉजी करना बहुत फर्क है। उसी तरह सोनिया गांधी और द्रौपदी मुर्मू में दो एनालॉजी नहीं है। सोनिया गांधी को लेकर पूरे देश में चर्चा है कि ईडी पूछताछ क्यों कर रहा है, कि करप्शन के माहौल में उनसे क्यों पूछताछ की जा रही है। तो क्या देश में लूट के लिए प्रदर्शन होगा? ये भी एक ऐतिहासिक है इस देश में कि देश में लूट के समर्थन के लिए प्रदर्शन हो रहा है। एक तरफ द्रौपदी मुर्मू जी के प्रेसिडेंट बनने के लिए बधाइयां मच रही हैं। तो वो दोनों एनालॉजी अलग अलग है। जहां तक रहा पैसा एक्ट का, तो पैसा एक्ट का आप क्योंकि आप कांग्रेस किस बात से अपना पीठ थपथपा रही है पैसा एक्ट के लिए? भाई, पंचायती एक्सटेंशन और शेड्यूल कास्ट एक्ट 1996 में देव गौड़ा जी ने लागू किया था। कांग्रेस की तो सरकार भी नहीं थी। आप 60 साल तक पैसा क्यों नहीं लेके आए? पहले इसका जवाब दीजिए ना, तब पैसा एक्ट इम्प्लीमेंटेशन किसने किया? मुझे तो हंसी आती है। छत्तीसगढ़ ने इम्प्लीमेंटेशन किया है। अरे छत्तीसगढ़ में पहली सरकार आपकी थी, वाजपेयी जी ने बनाया। क्यों नहीं अजीत जोगी ने पैसा इम्प्लीमेंट कर दिया था? अजीत जोगी ने पैसा उस वक्त इम्प्लीमेंट कर दिया था। किसने मना किया था? इम्प्लीमेंटेशन किसने किया? इसको इम्प्लीमेंट किया। अरे मतलब या कुछ भी बोलने से नहीं होता है ना, सवाल मत कीजिए जिससे खुद फंस जाए। कुछ भी बोलने से नहीं होता है। नहीं, ऐसा सवाल मत कीजिए जिससे आप खुद फंस जाए। आप बताइए ना, अरे आपको तो मालूम ही नहीं आप कहाँ पे है, आप क्या फंसने की बात कर रहे हैं? मुझे बस समय क्योंकि चला गया है, वापस मैं आ रहा हूं उसी मुद्दे पर। संजीव श्रीवास्तव जी, समय कम है, माफी, ये भरपाई किसी और दिन जरूर करूंगा। लेकिन मुझे बताइए कि रामनाथ कोविंद जी को 7 लाख से ज्यादा वोट मिले थे वोट वैल्यू में। आपको लगता है इस बार वो रिकॉर्ड टूट रहा है?
मुझे लगता है वो रिकॉर्ड टूट सकता है और आपको भरपाई करने की जरूरत नहीं है। सौरभ, मुझे आपकी डिबेट बहुत अच्छी लगी। आप सबको बोलने का मौका देते हैं, एक शालीनता से डिबेट को कंडक्ट करते हैं और सारगर्भित तरीके से करते हैं। कोई नहीं, आज इन लोगों को ज्यादा बोलना चाहिए था। बस मेरे ख्याल से आज राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो जाएगा, मुर्मू जी बहुत भारी बहुमत से जीतेंगी। और हालांकि देश में इस समय को बहुत लोकतांत्रिक माहौल नहीं है, लेकिन लोकतंत्र की अच्छी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए हम सभी नई राष्ट्रपति के साथ, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे सत्ताधारी पार्टी है, दूसरी पार्टियां हैं, वो सब इस गरिमापूर्ण पद पे इतनी एक ऊर्जावान और एक इतने बेहतरीन क्रेडेंशियल्स के साथ, सीवी के साथ जो महिला उस पद को सुशोभित करने जा रही है, मेरे ख्याल से उसका हम सभी सम्मान करेंगे। बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल ठीक। उसमें कोई दो राय नहीं। बहुत शुक्रिया आपका संजीव श्रीवास्तव जी, अजय आलोक जी, रोहन जी, शर्मा जी और संजीव श्रीवास्तव जी, आपका भी, खुद भी, और अनुराग भदौरिया जी का बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।